हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पी के राय ऑनलाइन ट्रिक क्लासेज में। दोस्तों मैं हूं पी के सिंह और चलिए शुरू करते हैं। आज टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ एलटी जीआईसी जीजीआईसी हिस्ट्री से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आगामी परीक्षाओं में आने वाले हैं। अनुमानित ये आशा की जाती है कि क्वेश्चन आ सकते हैं जो अधिकतर पूर्व की परीक्षाओं में आए हुए हैं, उनके बारे में हम कुछ सीखेंगे। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी मेहनत से बनाया जा रहा है। आपसे अनुरोध है कि यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा रंगपुर स्थल किस नदी के तट पर है? सिंधु, झेलम, मादर या चिनाब? इसका जो आंसर है वो है मादर, यानी कि मादर या भादर दोनों नाम मिल जाते हैं। इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। मादर या भादर दो में से कोई नाम यदि मिले तो आपको उस पर टिक लगाना है, ठीक है। तो इसका जो है ये जो हड़प्पा संस्कृति का जो रंगपुर स्थल था ये भादर नदी के तट पर है, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा रंगपुर भादर नदी के तट पर है, जो अहमदाबाद ज़िले में है, गुजरात में, ठीक। और इसकी खोज जो है 1954 में R.S. राव ने की थी। यह उत्तर हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से रंगपुर से धान की भूसी के ढेर प्राप्त हुए हैं, जो हड़प्पा सभ्यता में धान की कृषि किए जाने के साक्ष्य मिल रहे हैं इससे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोगों के घर बनते थे, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के घर किससे बनते थे? पत्थर के, मिट्टी के, कच्ची ईंटों के या पक्की ईंटों के, ठीक है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा पक्की ईंटों के। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ के अधिकांश घर पक्की ईंटों के बने होते थे। कुछ भवनों की दीवारों पर प्लास्टर के भी साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता के मकान बनाने में जो प्रचलित ईंटों का जो आकार था, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई के अनुपात में 4:2:1 का अनुपात था। मिट्टी को कूट कूट कर कच्ची ईंटें या पक्की ईंटें बिछाकर मकानों की फर्श बनाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश घरों में कुओं के साक्ष्य भी मिलते हैं। मेसोपोटामिया में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। ये क्वेश्चन समझिएगा, जो मेसोपोटामिया थी वहाँ पर कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है, जबकि हड़प्पा सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है और मांडा चिनाब नदी के तट पर है और आमरी भी सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ये 3 स्थल ऐसे हैं जो नदी के दाहिने सिराने पर दाहिने तट पर स्थित हैं। मोहनजोदड़ो है जो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है, जो मांडा है वो चिनाब नदी के दाहिने तट पर स्थित है, और जो आमरी है वो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। हड़प्पा कालीन सभ्यताओं में से सबसे उत्तरी स्थल है वो मांडा है, जो चिनाब नदी के तट पर स्थित है, अखनूर सेक्टर में आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्रों के प्रयोग के प्रमाण मिलते हैं। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, चन्हुदड़ो से या बनमाली से, ठीक है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो से, ठीक है। मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्रों के प्रयोग के प्रमाण मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्रों के प्रयोग के प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ कपास की खेती की जाती थी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में कपास की खेती की जाती थी। सबसे पहले मेहरगढ़पुरा स्थल एक ऐसा है जहाँ से कपास की खेती के प्रमाण मिले, यानी कि मोहनजोदड़ो से पहले मेहरगढ़ एक ऐसा स्थल था जहाँ पर कपास की खेती के प्रमाण मिले हैं। यह विश्व में कपास के अस्तित्व का प्राचीनतम साक्ष्य, यानी कि इससे पुराना कोई साक्ष्य है ही नहीं है, यानी कि मेहरगढ़ सबसे पुराना साक्ष्य जहाँ से कपास की खेती के प्रमाण मिले हैं। कपास सैंधव लोगों की मूल फसल थी। कपास जो है सैंधव लोगों की मूल फसल थी। इसी कारण यूनानी जो है सिंध क्षेत्र को सिंडन कहने लगे, जो सिंधु शब्द से निकला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर किस प्रदेश में है? ये इंगित करता है तो वो है उत्तर प्रदेश में, ये सुमेलित है। लोथल गुजरात में है, ये भी सही है। कालीबंगा हरियाणा में नहीं है, ये गलत है आपका, ठीक है। रोपड़ पंजाब में है, ये सही है आपका। यानी कि इसका जो है
कालीबंगा हरियाणा में यह सुमेलित नहीं है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जो है कालीबंगा है वो राजस्थान के गंगानगर जिले राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में है। ठीक है, और इसको जो है 1951 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। यह पश्चिम दिशा में स्थित दुर्ग है पर बने टीले पर सैंधव सभ्यता के नीचे प्राक सैंधव संस्कृत के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है सैंधव सभ्यता का बंदरगाह स्थल कौन सा है? सैंधव सभ्यता का बंदरगाह स्थल कौन सा है? कालीबंगा, हड़प्पा, धौलावीरा या लोथल? ये क्वेश्चन सभी लोगों को लगभग आ रहा होगा। इसका जो है आंसर है लोथल। लेकिन इससे संबंधित कुछ डीपली कुछ जानकारियाँ हम आपको ज़रूर बताना चाहेंगे। लोथल जो मादर नदी और साबरमती नदी के बीच में, यानी कि दोनों के नदियों के बीच में स्थित है, ये समुद्र तट के किनारे। सिंधु सभ्यता में का स्थल लोथल समुद्र व्यापार का प्रमुख केंद्र माना जाता था। सिंधु सभ्यता के काल में पोत एवं नावों द्वारा समुद्री व्यापार होने की पुष्टि लोथल से प्राप्त बंदरगाह से होती है। यहाँ से फारस से आयात की हुई कुछ मोहरें प्राप्त हुई हैं। लोथल को लघु हड़प्पा और अथवा लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इनकी खोज 1954 में R.S.R. राव ने की थी। ठीक, एक चीज़ और महत्वपूर्ण जानकारी है, लोथल और चन्हुदड़ो से मनके बनाने के कारखाने मिले। लोथल और चन्हुदड़ो से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा पुरस्थल कौन सा है? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में भारत का सबसे बड़ा पुरस्थल, भारत के अंदर की बात कर रहा है वो, आलमगीरपुर, कालीबंगा, लोथल या राखी गढ़ी। ठीक है, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा राखी गढ़ी। यानी कि भारत के अंदर, भारत की सीमा के अंदर जो सबसे बड़ा पुरस्थल सिंधु सभ्यता का वो है राखी गढ़ी। जबकि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा पुरस्थल है वो आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, राखी गढ़ी हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है, जबकि पहला मोहनजोदड़ो है। भारत में सिंधु घाटी का दूसरा बड़ा स्थल धौलावीरा, यानी कि राखी गढ़ी के बाद जो कोई स्थान आता है तो धौलावीरा का आता है भारत के अंदर। ठीक, अगला क्वेश्चन, किस काल में स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? किस काल में स्वास्तिक का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? वैदिक काल में, हड़प्पा काल में, मौर्य काल में या गुप्त काल में? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हड़प्पा काल। हड़प्पा काल में स्वास्तिक प्रतीक के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरों, चित्रकारियों तथा मृदभांडों पर स्वास्तिक के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यह हिंदुओं, जैनों और बौद्धों के समान रूप से पवित्र प्रतीक माना गया है जो सूर्य की पूजा से संबंधित है। यानी कि हम कहते हैं स्वास्तिक प्रतीक किसकी पूजा से संबंधित है, वो आपका हो जाएगा सूर्य की पूजा से। ठीक है, सैंधव सभ्यता में बड़ी संख्या में ताबीज मिले हैं। इनके अनुमान लगाया जाता है कि भूत प्रेत, जादू टोना आदि में विश्वास करते थे वो लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभाजित है? कालीबंगा, हड़प्पा, चन्हुदड़ो या धौलावीरा? ठीक है, इसके लिए मैंने जो भी जिन दोस्तों ने पिछला वीडियो हमारा देखा होगा उसमें मैंने एक ट्रिक दी थी। ट्रिक में ये है कि मतलब उसको डिफाइन किया गया है कि कौन सा दुर्ग किस तरह से किस रक्षा प्राचीर से मतलब घिरा हुआ है। तो इसका जो है आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका धौलावीरा। जो धौलावीरा है वो तीन भागों में विभाजित किया गया है धौलावीरा को। और ट्रिक के लिए मैं बताऊंगा आपको कि इसके लिए एक ट्रिक है, नो चन्हुदड़ो कालीबंगा अलग अलग। नो चन्हुदड़ो कालीबंगा अलग अलग, सुरकोतदा लोथल एक ही रक्षा प्राचीर। सुरकोतदा लोथल एक ही रक्षा प्राचीर, धौलावीरा बांटे 3। कहने का तात्पर्य ये है कि जो चन्हुदड़ो है, नो चन्हुदड़ो यानी कि चन्हुदड़ो में कोई भी रक्षा प्राचीर नहीं, यानी कि इसको मतलब कवर नहीं किया गया है। ठीक है, और जो है नो चन्हुदड़ो कालीबंगा अलग अलग। जो कालीबंगा का जो दुर्ग है वो अलग अलग, यानी कि ये पश्चिमी क्षेत्र है और ये पूर्वी क्षेत्र है, इनको अलग अलग दुर्गीकृत किया गया है। ये दुर्ग इस तरह से बनाया गया है इनको। ठीक है,
और जबकि चन्हुदड़ो में नहीं, इसलिए उसको कहा गया नो चन्हुदड़ो कालीबंगा अलग अलग, यानी कि ये पश्चिमी क्षेत्र है ये और ये पूर्वी क्षेत्र है। ठीक है, कालीबंगा अलग अलग, सुरकोतदा लोथल एक ही रक्षा प्राची, जो सुरकोतदा था और जो लोथल था, सुरकोतदा लोथल एक ही रक्षा प्राचीर, यानी कि एक ही रक्षा प्राचीर में ये बंद किए गए हैं। ठीक है, एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। सुरकोतदा लोथल एक ही रक्षा प्राचीर, धौलावीरा बांटे तीन, जो धौलावीरा है ये आयताकार है। ठीक, धौलावीरा बांटे तीन, इसको 3 भागों में बांटा गया, इस तरह से दुर्गीकृत किया गया, इसलिए इसको ट्रिक है जो मैंने अभी आपको बताया। नो चन्हुदड़ो कालीबंगा अलग अलग, सुरकोतदा लोथल एक ही रक्षा प्राचीर, धौलावीरा बांटे तीन। इस ट्रिक के माध्यम से ये क्वेश्चन आया हुआ है, पीजीटी 2013 में आया था। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सैंधव सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है। सैंधव सभ्यता जो है मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है, वो पूर्व पाषाण काल, आद्य ऐतिहासिक काल, नवपाषाण काल या ऐतिहासिक काल। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल हो जाएगा। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक, तो इसको जो है यह सभ्यता जो सैंधव सभ्यता थी मानव इतिहास में के आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित, यानी जो सैंधव सभ्यता थी वो आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित थी। इसका कारण ये है कि मतलब जो आद्य ऐतिहासिक काल होता है इसका जो अर्थ होता है वो ये होता है जिस काल के लिए लेखन कला के प्रमाण तो हैं, मतलब उस सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसमें हमारे पास जो उत्खनन से प्राप्त हुए हैं उससे हमें ये प्राप्त होता है कि हमें वहाँ से लिखने की कला तो थी, उनके पास लिखने के प्रमाण, लेखन कला के प्रमाण मिले हैं, किंतु अपुष्ट हैं, यानी कि अस्पष्ट हैं, अस्पष्ट हैं, उनकी गूढ़ लिपि का अर्थ निकालना कठिन है, मतलब उनको हम पढ़ नहीं सकते, इसलिए उसको आद्य ऐतिहासिक काल कहा गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस कला को हम लिख सकते हैं, जिस लेखन कला को हम लिख तो सकते हैं लेकिन पढ़ नहीं सकते, उसको आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, और वह काल जिसके लिए कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं है, जिसमें मानव जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतः सभ्य न था, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। और जिस काल में लिखित साधन उपलब्ध हों और जिनमें मानव सभ्य बन गया हो, ऐतिहासिक काल कहलाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है नवादा टोली, एरन तथा नागदा की मालवा संस्कृति जो 1700 से 1200 ईसा पूर्व की संस्कृति का प्रमाण मिलता है, ये कब की थी, यानी कब इसका होता है, यानी कि हड़प्पा काल में, ये गैर हड़प्पा काल में, यह हड़प्पा पूर्व यानी यह हड़प्पा पश्चात। ठीक है, तो इसका जो है जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हड़प्पा पश्चात। ये जो है हड़प्पा, नवादा टोली, एरन और नागदा की मालवा संस्कृति हड़प्पा पश्चात विकसित हुई थी। नवपाषाण युग के अंत होते होते धातुओं का प्रयोग प्रारंभ हो गया था। धातुओं के सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ था। कई संस्कृतियों का जन्म पत्थर एवं तांबे के उपकरणों के साथ साथ प्रयोग करने लगे थे। ठीक है, इन कारण ताम्रपाषाणिक, यानी जिसको हम कैल्कोलिथिक कहते हैं, यानी ताम्रपाषाणिक को कैल्कोलिथिक कहते हैं। ठीक है, जिसका अर्थ होता है पत्थर एवं तांबे के उपयोग की अवस्था। तकनीकी दृष्टि से ताम्रपाषाण अवस्था हड़प्पा की कांस्ययुगीन संस्कृति से पहले की है, पर कालाक्रमानुसार भारत में हड़प्पा की कांस्य संस्कृति पहले आती है और अधिकांश ताम्रपाषाण युगीन संस्कृतियाँ बाद में आती हैं। नवादा टोली, एरन तथा नागदा की मालवा संस्कृति जो कि एक ताम्रपाषाण संस्कृति है का काल हड़प्पा काल के बाद का काल है, इसलिए इसको हड़प्पा पश्चात कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यूनानियों को कपास का ज्ञान भारतीयों से हुआ, वे इसे क्या किस नाम से जानते थे, सिंधु, इंडन, सेंडन या हिंडन। ठीक है, यानी कि जो यूनानी थे उनको कपास का ज्ञान भारतीयों से हुआ है। सबसे पहले भारत में ही कपास उगाने के साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ से। ठीक है, इस प्रकार वो इसको जो है किस नाम से पुकारते थे। ठीक है, तो जो यूनानी थे वो सिन्नन नाम से पुकारते थे कपास को। सर्वप्रथम कपास की कृषि हड़प्पा वासियों द्वारा की गई थी। यूनानियों को कपास का ज्ञान भारतीयों से ही हुआ। यूनानी कपास को सिन्नन कहते थे। ठीक जी, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल सिंधुकुश पर्वत के उत्तर में स्थित है, चन्हुदड़ो, मकराना, मांडा या सुरतघोई। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो सुरतघोई हो जाएगा। सुरतघोई और मुंडीकाक 2 स्थल हैं जो अफगानिस्तान से प्राप्त हुई, यानी कि हम ये कह सकते हैं भारत में 917 स्थल खोजे गए हैं
पाकिस्तान में 881 स्थल खोजे गए हैं, जबकि अफगानिस्तान में केवल मात्र 2 स्थल खोजे गए हैं, वो हैं सुर्तगोई और मुंडीकाग। ये स्थल अफगानिस्तान में हैं, प्राप्त हुए हैं। जो सुर्तगोई है ये कोकचा नदी और आमू दरिया के विलय क्षेत्र में, जो बदख्शा प्रांत था जिसको हमने मुगल काल में पढ़ा होगा, बदख्शा प्रांत, वहाँ पर पड़ता है ये सुर्तगोई। सबसे मतलब हड़प्पा पुरास्थल हिंदूकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है ये सुर्तगोई। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? धौलावीरा आर्यभट्ट, लोथल बीके थापर, हड़प्पा दयाराम साहनी, सुरकोत्ता जेपी जोशी। ठीक है। तो इसका जो है हमने आपसे बताया था, एक बार ट्रिक भी बताई थी इसकी। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लोथल। लोथल की जो खोज है वो जो बीके थापर बता रहा है ये गलत है। ठीक है। बाकी धौलावीरा की आर्यभट्ट ने की थी, रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी, हड़प्पा के दयाराम साहनी ने की थी, सुरकोत्ता की जेपी जोशी ने की थी। जबकि जो है और इसका जो लोथल की खोज जो है इन्होंने नहीं की थी, जो बीके थापर हैं इन्होंने नहीं की थी। ठीक। और इसका जो ट्रिक बनता है वो ट्रिक बनता है हदमोरा चमरोय लोरंग बरधर। हदमोरा चमरोय लोरंग बरधर, जिसका अर्थ होता है हद मीन्स होता है हद मीन्स होता है जो हड़प्पा हो गया, दयाराम साहनी, मोरा का हो जाएगा मोहनजोदड़ो प्रकाशदास बनर्जी, हदमोरा चमरोय चन्हुदड़ो की मजूमदार ने की थी। इस तरह से उसको डिफाइन कर सकते हैं हम, हदमोरा चमरोय लोरंग वर्धर। इस तरह सभी को हम अलग अलग करके सेट कर सकते हैं, आसानी से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन बने होते थे किसके? पत्थर के, चीनी मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रांकित बर्तन से या ताम्रक? इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रांकित बर्तन से। ठीक। इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंध सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? सिंध सभ्यता के लोग थे वो किस देवी देवता की पूजा करते थे? पशुपति, कृष्ण, वरुण या विष्णु? ठीक। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पशुपति। ने सिंध सभ्यता के जो लोग थे वो पशुपति की पूजा करते थे, ये इसके प्रमाण मिले हैं। ठीक है। सिंधु सभ्यता में मुख्यतः मातृ देवी की पूजा होती थी। यहाँ के स्थलों से सबसे अधिक नारी की मृड मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। सिंधु सभ्यता में पशुपति पूजा भी प्रचलित थी, अतः जो विकल्प हमारा ए है पशुपति, ये सही हो जाएगा। हड़प्पा से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। ठीक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर त्रिमुखी पुरुष को एक सिंहासन पर योगी मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है, जिसके दाहिनी तरफ हाथी और बाघ और बाईं तरफ गैंडा और भैंसा है, और नीचे जो पद्मासन मूर्ति है उसके नीचे 2 हिरण की मूर्ति अंकित है। दोस्तों नमस्कार, आपने पूरा वीडियो बड़ी सावधानी से बड़े ध्यानपूर्वक देखा। हमने 15 क्वेश्चन करवाए हैं, इस पर कम से कम 100 क्वेश्चन बन जाएंगे जिस तरह से हमने इसको डिफाइन किया है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल का नाम है पीके राय ऑनलाइन ट्रिकी क्लासेज। दोस्तों ये चैनल आप सभी दोस्तों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको ट्रिक के माध्यम से सारे क्वेश्चनों को डिफाइन करवाएं, ताकि जो कन्फ्यूजिंग होती है वो कन्फ्यूजिंग आपके पास ना रहे। चलिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।